नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। अमर उजाला द बोनस के विशेष कार्यक्रम में शक्ति की समृद्धि, और आज एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि साइबर अपराध से कैसे आप बच सकते हैं, साइबर फ्रॉड कैसे आपको कर सकता है परेशान, और अगर आप परेशानी में हैं तो कैसे इससे निकलें। एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं, आंकड़े इस पर क्या कहते हैं, क्या है इसकी पूरी दुनिया, यानी साइबर फ्रॉड की पूरी दुनिया किस तरीके से काम करती है और कैसे हम और आप इससे बच सकते हैं, ये सब समेटे हुए हमारा ये विशेष कार्यक्रम पूरा देखिए। आज बहुत बेहद मुद्दा या ज़रूरी मुद्दा कह सकते हैं जिससे आप और हम हमेशा दो चार होते हैं। भारत वो देश जहां पर साइबर फ्रॉड्स के आंकड़े इतना ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं कि लोग तो परेशान हैं ही, साथ साथ साइबर फ्रॉड्स के लिए काम करने वाले लोग भी बहुत परेशान हैं, और खासतौर से महिलाएं इसकी चपेट में आती हुई दिखाई पड़ती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022 में 65,000 से ज्यादा साइबर क्राइम के केस दर्ज हुए थे, जिनमें 60% ऑनलाइन फ्रॉड के थे। साइबर क्राइम का 28% जो पूरा एक तरीके से कह लीजिए कि एक तबका है जो शिकार होता है, वो महिलाएं हैं, जिसमें स्टॉकिंग से लेके, मॉर्फिंग से लेके, रिवेंज पॉर्न से लेके, डिजिटल ब्लैकमेल से लेके, इस तरह की तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। आप शायद हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि हर घंटे 4 महिलाएं ऑनलाइन हैरेसमेंट का शिकार होती हैं। पिछले 4 सालों में साइबर फ्रॉड 900% से ज़्यादा तक बढ़ गया है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखिए तो एक जर्नल है जिस पर की खूब चर्चा हो रही है। ये जर्नल, ये शोध जिसमें कि कानून के जानकार प्रोफेसर हरीश यादव ने साइबर स्पेस की दुनिया के हर पहलू को उजागर किया है। उन्होंने अपने इस शोध में बताया है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ किस किस तरह के साइबर फ्रॉड्स किए जा रहे हैं। ये पूरी कहानी हमने आपको इसलिए बताई है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस तरह की जो चीजें हैं उससे बच सकें, और जैसा कि आंकड़े कहते हैं कि महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार हो रही हैं। आज हमारे साथ आप लगातार देख रहे होंगे कि स्टूडियो में मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर दिव्या तन्वर जी। दिव्या जी, आपका बहुत स्वागत है। साइबर क्राइम को लेकर और डिजिटल फ्रॉड्स को लेकर किस तरीके की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, कैसे मामले आ रहे हैं, कैसे आप सुरक्षित रहें, ये सब दिव्या जी से हम जानेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग देती हैं कि कैसे आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। दिव्या जी, चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं अपने दर्शकों को थोड़े आंकड़ों से रूबरू कराना चाहती हूं, ताकि उन्हें यह पता चल जाए कि ये कितना जरूरी है हमारे लिए। शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम्स किस तरह से बढ़ते हुए नजर आते हैं, कैसे साइबर फ्रॉड्स होते हैं। पहले तो ये समझिए, साइबर स्टॉकिंग एक ऐसा शब्द है जो कि इन दिनों खूब चर्चा में है। महिलाओं की सोशल मीडिया एक्टिविटी को ट्रैक करना, उन्हें धमकी देना, ये सब साइबर स्टॉकिंग में आता है। इसके बाद मॉर्फिंग, जो कि खूब प्रचलित शब्द है और जिसकी शिकार बहुत सारी महिलाएं ही होती हैं। महिलाओं की तस्वीरों को एडिट करना, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करना, उनकी शक्ल बदल देना, उस तस्वीर का दुरुपयोग करना, ये सब मॉर्फिंग में आता है। इसके बाद फेक प्रोफाइल्स, महिलाओं के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाना, ब्लैकमेलिंग करना, ये सब इन दिनों बहुत आम है, और इससे आप कैसे बच सकते हैं यही हम आज आपको बताएंगे। साइबर फ्रॉड्स होते कैसे हैं, लगातार आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। डेटिंग ऐप के कई सारे स्कैम्स आते हैं, फिशिंग अटैक, फेक लिंक आपके फ़ोन पर आती है और आप उसे क्लिक करते हैं और उसके बाद तस्वीर पूरी पलट जाती है। रिवेंज पॉर्न एक शब्द का मैंने भी इस्तेमाल किया था। आपको बता दूं कि बदला लेने के लिहाज से महिलाओं की तस्वीरों को, उनके वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर करना, उन्हें डराना, धमकाना, धमकी देना, नियत बदला लेने की हो, कुछ प्राइवेट तस्वीरें लीक करना। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं किसी के साथ रिलेशन में होती हैं और उसके बाद बदला लेने के लिहाज से इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पर देखी जाती हैं।
ऑनलाइन नौकरी के नाम पर भी खूब सारी धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, जिनमें कि अगर आप देख रहे होंगे कि इन दिनों भारत सरकार की तरफ से लगातार चेताया जा रहा है, आप किसी को भी कॉल करेंगे तो उसमें आपको रिंग की जगह वो चेतावनी सुनाई देती है, जिसमें यह कहा जाता है कि घर बैठे कमाई के लालच वाली, ऑनलाइन ठगी वाली या सोशल मीडिया की इस तरीके की जो हैकिंग वाली जो वीडियोज आती हैं, जो लिंक्स आते हैं, उनसे आपको बच के रहना है। सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करके ब्लैकमेल करने का भी चलन पिछले कई दिनों से दिखाई पड़ता है। लगातार हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे साइबर फ्रॉड्स होते हैं, कैसे आप और हम जैसे आम लोग उसकी चपेट में आते हैं और खास तौर से महिलाएं कैसे इसका शिकार हो जाती हैं। कैसे आपको बचना है, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको बचना है इन सारी चीजों से। दिव्या जी, अब आपकी तरफ रुख करते हो। इसके पहले दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि वो समझें कि उनके जो एंड्रॉयड फोन्स हैं, उनके जो iOS के फोन्स हैं, उस पर हमेशा लिंक आती रहती है और वो हमेशा ओपन है कभी भी इस साइबर ठगी के लिए, मतलब उसका शिकार होने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल समझना चाहूंगी कि महिलाओं को लेकर ही क्यों साइबर क्राइम्स इतने ज़्यादा बढ़ते हैं। हमने अभी आंकड़ा भी देखा और देखिए तो भारत पिछले कई समय से लगातार इस तरीके की चीज़ों से जूझ रहा है। जी देखिए, प्रॉब्लम हमेशा ये होती है कि अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। घर में ये कहा जाता है कि कुछ चीज़ें तुम्हें ना पता हो यही अच्छा है, पर आजकल का दौर ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और घर पे बैठी औरतें, जो भी महिलाएं हैं, आप देखिए अपने आसपास कितना उनका फ़ोन है और कितना फ़ोन वो यूज़ कर रही है, सोशल मीडिया पे। और ये वाली चीज़ें तो औरतें सेंसिटिव होती है, इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से वो दे देती है। तो वही मैं कहती हूँ ना, हमेशा जब भी साइबर फ्रॉड्स होते हैं और कभी भी साइबर फ्रॉड के कभी भी पूछा जाता है कि इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका, तो मैंने कहा बैक टू द बेसिक। आप उन चीज़ों पे बेसिकली आ जाए जो घर वाले कहते थे हमेशा, अनजान लोगों से बातें ना करें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अनजान लोगों से बातें ना करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, आपके साथ कौन जा रहा है और आपका घर कितने दिनों तक बंद रहेगा, ये कभी भी नहीं दीजिए। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है आपकी खुशी के लिए। जैसे आप हमेशा लगता है कि आप जब फ़ोटो अपलोड करते हैं तो आपको लगता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो आपने कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दी उन लोगों को जो कुछ नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं, कि आपका घर खाली है, आपके साथ आपका बच्चा है, आपके साथ आपकी फैमिली है। और उस लिहाज से ये कितनी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव हो सकती है उन लोगों के लिए जो इसको नेगेटिवली यूज़ करना चाहते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप इन्फॉर्मेशन पुट करें, ख़ास तौर पे अपने बच्चों की। मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों की फ़ोटोग्राफ मत पुट करिए, ना उनको बताइए कि आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन से स्टैंडर्ड में, कौन सी ड्रेस पहने हुए है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप ना करिए, क्योंकि हम सबको अच्छा लगता है, खुशी मिलती है जब हम देखते हैं ना नंबर ऑफ लाइक्स मिल गए, किसी ने हमारे फोटो पे कमेंट कर दिया और ये कह दिया कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो लोगों को, और ये अच्छा लगता भी है, लगना भी चाहिए, हर एक को खुश रहने का अधिकार है। पर ये देखिए कि आप किन लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे जब भी आप कुछ भी पुट करते हैं, कुछ भी कोई इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि इंटरनेट नेवर फॉरगेट्स। आपने जो इन्फॉर्मेशन उस पर पुट कर दी, जो कहते हैं ना कि आपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, वो कभी भी वहाँ से गायब नहीं होती, बिल्कुल, क्योंकि आप डिलीट करने के बाद भी वो रहती है। तो आप बहुत केयरफुल होके देखिए किन लोगों के साथ आप शेयर कर रहे हैं, किन लोगों से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है जिसके ऊपर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। नो डाउट कि जैसा कि दिव्या जी भी कह रही हैं कि महिलाएं थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं, शायद इसलिए इस लिहाज से भी उन्हें थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। जैसा कि दिव्या जी कह रही थी कि पुराने समय में कहा जाता था कि ज़्यादा अनजान लोगों से बातें मत करो, ज़्यादा अपनी बातें दूसरों तक शेयर ना करो। यही व्यवस्था मुझे लगता है कि फिर से लागू करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। दिव्या जी, मेरा अगला सवाल आपसे इसलिए भी है क्योंकि सोशल मीडिया या यूं कहें कि एक इंटरनेट की जो दुनिया है आज की तारीख में, उससे कोई अछूता नहीं। अगर हम कोई चीज़ सर्च करते हैं किसी साइट पर तो थोड़े ही देर बाद वो हमें सजेस्टेड पोस्ट में दिखाई देने लगती है।
मतलब इससे आप अंदाजा लगाइए कि आपका कुछ भी छिपा नहीं है। तो इस समय आपको कैसे अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, खास तौर से महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं इसलिए भी देखें कि महिलाएं कैसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें, जैसे कि वो सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि वो डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रही हैं, या फिर कन्विंसिंग के लिए कुछ इस तरीके की जो ट्रेवल और टैक्सी की कंपनीज है उनके ऐप्स को इस्तेमाल कर रही हैं, उस पर भी आपको डिटेल्स देनी होती है। महिलाएं अपनी सुरक्षा अपने फोन में या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले कैसे सुनिश्चित करें? कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको कि काउंट करके अगर ध्यान से आप बताएं तो शायद सबको ध्यान आए। देखिए, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं सब लोगों को कहती हूँ हमेशा, अगर कुछ चीज़ फ्री है, इफ़ एनीथिंग इज़ फ्री दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। आप उसका प्रोडक्ट बन रहे हैं। आप अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेचते हैं। आप जब भी किसी को सर्च करते हैं, कुछ भी कहीं पे भी साइट पे जाए तो कुकीज़ बन जाती हैं और नॉर्मली आपके पास ऐसी ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहती है, यानी कि किसी ना किसी कोई ना कोई तो आपको ट्रैक कर रहा है ना। तो आप समझिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कैसे वायरल हो रही है, आपकी फ़ोटोग्राफ्स किस तरीके से वायरल हो रही है। तो जब भी आप सोशल मीडिया का उपयोग करिए तो मेक श्योर कि आप उसमें पासवर्ड यूज़ करिए। टू वे ऑथेंटिकेशन, जैसे बहुत इजी चीज़ है ये पर बहुत इंपॉर्टेंट है। टू वे ऑथेंटिकेशन का मतलब है आपके 2 पासवर्ड होने चाहिए। मतलब पासवर्ड की 2 तरीके से प्रक्रिया होती है कि पहला आपका मोबाइल से रिलेटेड होना चाहिए और साथ में आपका ईमेल आईडी। अगर आपका पासवर्ड को यूज़ कर रहा है तो आपके पास नोटिफिकेशन आनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटी सी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। और जब आप इन्फॉर्मेशन पुट करिए, कोई भी फ़ोटोग्राफ्स हो, तो एक बार ध्यान रखिए किस तरीके का फ़ोटोग्राफ आप सोशल मीडिया में दे रहे हैं। तो फोटोग्राफ की सेंसिटिविटी का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारी तमाम तरह की वेबसाइट हैं जहाँ पे आपका फ़ोटोग्राफ यूज़ कर लिया जाएगा और आपको पूरी ज़िंदगी पता नहीं चलेगा कि आपके फ़ोटोग्राफ के किस तरीके से मॉर्फिंग करी जा रही है, किस तरीके से कौन सी साइट पर आपका फ़ोटोग्राफ का उपयोग करा जा रहा है। बिल्कुल, और इस तरीके की चेतावनी इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दिव्या जी भी लगातार जिस तरीके से बातें कह रही हैं कि हमें खुद से ही अपनी सुरक्षा करनी है, और ये सुरक्षा इस लिहाज से करनी है कि हम बहुत सारे ओपन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं। हम कैसे सावधानी बरतते हुए अपनी सुरक्षा करें, अपने पर्सनल डिटेल्स ना शेयर करें, यही हमारा बचाव है। दिव्या जी, ये तो बात हो गई उसकी कि कैसे इससे बचें। जी। अब अगर फंस गए हैं तो क्या करें? अगर किसी महिला के साथ साइबर क्राइम हो जाता है तो सबसे पहला स्टेप क्या हो और कैसे वो इस साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सके, कैसे वो बच सके, कैसे वो इसकी जानकारी सबको दे सके? मैं चाहती हूँ कि विस्तार से थोड़ा आप ये बताएं। देखिए, एक तो एक चीज़ होती है ना, फ्री और डिस्काउंट कूपन। हमेशा ऐसा होता है कि जैसे हमारी सबकी आदत है, हमें लगता है कि थोड़ा सा पैसा बचा लें। ये हमेशा हर एक औरत का होता है, ये चीज़ कही जाती है कि थोड़ा सा पैसा बचा ले। तो आप डिस्काउंट कूपन के लालच में मत आइए, OTP शेयर मत करिए। बहुत ज़रूरी है कि 1 टाइम पासवर्ड जो है वो आप OTP कभी भी किसी हालत में शेयर मत करिए, और कोशिश करिए कि आप जिसको शेयर कर रहे हैं आपके पास वो पता होना चाहिए कि वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास साइबर क्राइम हो गया है तो आप ना ट्रेस करने के लिए कि वो कब से स्टार्ट हुआ। जैसे अभी मुझे लगता है कि ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि जब जीवनसाथी.com या ऐसी कोई तमाम तरह की वेबसाइट है, डेटिंग ऐप्स हैं, वहाँ पे हम जब डेट कर रहे हैं, वहाँ पे हम किसी से बात कर रहे हैं, बातचीत, तो हम नॉर्मली उसको डिलीट कर देते हैं किसी से बात करने के बाद। पर जब साइबर फ्रॉड्स होते हैं तो आपको ट्रैकिंग तो रखनी पड़ेगी ना। तो इसलिए जब होता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा ये लोग क्रिमिनल्स उठाते हैं कि आपने डिलीट कर दिया, आपको पता लगा कि आपने किसी से बात करी है, उसके बाद डिलीट कर दिया। तो जब आपके साथ फ्रॉड होता है ना, तो हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं होती बताने के लिए कि कब से ये वाला वाक़या स्टार्ट हुआ, कब से वो इंटेंशन स्टार्ट हुई, कब से आपने अपने फ़ोटोग्राफ शेयर करे, कौन सी जगह पे, कौन सी सिचुएशन पे आपने शेयर करे। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वही है ना कि अनजान लोगों से कम बात करिए, अनजान लोगों से कम शेयर करिए। आपके कम से कम फ़ोटोग्राफ तो मत शेयर करिए, और जो लालच है ना, लालच में मत आइए। तो वही बेसिकली वही चीज़ है जो मैं हमेशा कहती हूँ, बैक टू द बेसिक। चीज़ें मत करिए जो आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा आपको लुभावनी लग रही है। अगर रात को कोई आपको मैसेज कर रहा है, इसका मतलब है कि कोई भी जो आपको लगता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा पैसा, ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर औरतों से दूर रहना चाहिए।
या आदमियों के लिए भी कहना चाहती हूँ। ये मेल जो है, जो साइबर फ्रॉड ठगी के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए भी दिव्या जी डिटेल दे रही हैं। दिव्या जी, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो साइबर क्राइम किसी महिला के साथ हो गया, तो आजकल भारत सरकार की तरफ से भी बहुत सारे आप देखिए विज्ञापनों की एकदम बहार है। फ़ोन कॉल्स भी जब हम किसी को लगाते हैं तो उसमें भी ये बताया जाता है कि इस तरीके की चीज़ों से सावधान रहें और डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, इस तरीके की चीज़, इस तरीके की तमाम चीज़ें अभी आती हैं। अगर कोई साइबर अपराध हो गया तो उसको तुरंत कहाँ रजिस्टर कराएं, किससे बात करें? देखिए, सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोकल थाने पे जाइए। अगर देखो फ्रॉड किस तरीके का हो रहा है आपके साथ, आपको देख ले फाइनेंशियल फ्रॉड है तो आपको तमाम तरह की ना उसमें सुविधा, वो कहता है ना कि तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपका क्रेडिट कार्ड है ना वो एकदम से बंद कराइए, आपका डेबिट कार्ड बंद कराइए, आपके फ़ोन पे कहता है ना कि बैंक में जाइए, बैंक में जाके इन्फॉर्मेशन दीजिए, लोकल थाने में जाइए, साइबर क्राइम की उस पर जाइए। तो तमाम तरह की वेबसाइट है और इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है आपको। जब भी एक पोर्टल पे जाते हैं, साइबर क्राइम के पोर्टल पे जाएंगे या साइबर क्राइम की जितनी भी वेबसाइट हैं भारत सरकार ने लागू करी हैं कि ये वाली वेबसाइट को आप देखिए, 1980 करके आपका हेल्पलाइन नंबर है, उन पे आप कॉल करिए। और जिस तरीके की साइबर क्राइम, क्योंकि रोज़ एक नया साइबर क्राइम सामने आता है कि कभी मिस कॉल वाला साइबर क्राइम है, कभी COD वाला साइबर क्राइम है, तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम एक बार नज़र तो अवेयर होने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जैसे मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप रील्स देखने से बेटर है कि एक बार ये देख लीजिए कि साइबर क्राइम में क्या चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें, आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी और आपके साथ साइबर क्राइम होने से बच भी जाओगे। तो औरतों के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं जैसे होता है ना कि अब दूसरे वर्ड में आ चुकी हैं, अब वो कहते हैं ना कि काम करने लगे हैं, तो काम करने के साथ साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, अपनी डिग्निटी को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिग्निटी के नाम पे हम लोगों से छल नहीं कहते हैं ना कि लोगों से बहुत सारी चीज़ों के अंदर ऐसा ना फील हो कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन दी और अपने आप को छला हुआ महसूस किया। एक जो कह लीजिए कि स्मार्ट प्रोटेक्शन जो कहा जाता है, वो सभी महिलाओं को बरतने की आवश्यकता भी है, और इस लिहाज से भी क्योंकि ये आपकी सुरक्षा का सवाल है, ये आपकी सुरक्षा का प्रश्न है। दिव्या जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया कि कुछ जो डेटिंग एप्स होते हैं उस पर जो है पुरुष हों महिलाएं हों अपनी डिटेल्स बहुत आसानी से शेयर कर देते हैं और बाद में उसे डिलीट भी कर देते हैं। जी। मैं ये जानना चाहूँगी कि डेटिंग एप्स पर किस तरीके की सावधानी बरतें, और जो फोटोज़ वीडियोज़ की चर्चा अक्सर हमने सुनी है, अक्सर सामने आती है कि कई सारे मामले इस तरीके के दिखाई पड़ते हैं, उस पर कैसे बचें? देखिए, जब भी किसी आप डेटिंग ऐप पे जा रहे हो तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप उन लोगों से मिलना मतलब अवॉइड करिए जिनको आप जानते नहीं। कम से कम उस कम्युनिटी के लोग, क्योंकि डेटिंग ऐप्स बनती इसीलिए, ये बहुत ना अजीब तरीके का माहौल है। वहाँ पे आप उन लोगों से बात करते हैं जिनको आप जानते नहीं, उन लोगों से मिलते हैं जिनको आप जानते नहीं। तो जब आप मिलते हैं ना उन लोगों से या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो पब्लिक फोरम में रहिए। और जो भी फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ थोड़ी सभ्य होनी चाहिए। और जब कभी भी मिलना है ना डेटिंग ऐप के थ्रू, जब आप किसी से मिल रहे हैं तो पब्लिक प्लेस में मिलिए, किसी प्राइवेट जगह पे मत मिलिए। और अपने फोटोग्राफ बहुत लिमिटेड, और वीडियो तो कभी मत शेयर करिए, क्योंकि इंटरनेट पे एक बार चला गया ना कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन चली गई तो वो डिलीट नहीं होती। आपको मैं 1000 बार एक ही चीज़ कहती रहूँगी कि आप इंटरनेट पे बहुत मतलब दिमाग का यूज़ करके कभी भी इंफॉर्मेशन शेयर करिए, क्योंकि आपके अगर फ़ोन पे भी कुछ आपने रिकॉर्ड कर लिया वो भी जा सकता है, आपको ट्रांसफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसकी एप्लीकेशन से ये पता चलता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे लीक हुई है। तो थोड़े सावधानी बरती है। और डेटिंग ऐप तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि डेटिंग ऐप में कम से कम इंफॉर्मेशन दीजिए आप। डेटिंग ऐप पर बहुत सावधानी बरतनी है। चर्चा हम खासतौर से महिलाओं के लिए कर रहे हैं क्योंकि 28% से ज़्यादा मामले लगातार महिलाओं के लिए ही आते हैं साइबर फ्रॉड्स के। लेकिन हाँ, ये संदेश सबके लिए है। दिव्या जी जो लगातार कह रही हैं कि जो साइबर क्राइम करने वाले हैं वो इस ताक में बैठे होते हैं कि आपने कहाँ चूक की, आपने कहाँ गलती की, और वो तुरंत ही आपको शिकार बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दिव्या जी, जो हम आम दिनों में हम और आप या हमारे जैसे आम लोग सभी इस तरीके की चीजें करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। आजकल वॉलेट में पैसा लेकर घूमने वाला जो कल्चर है वो शायद थोड़ा सा खत्म हो चुका है। QR कोड, UPI, तमाम तरीके की चीजें आ गई हैं। इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, खासतौर से इन दो विषयों पर अगर हम बात करें तो किस तरीके की सावधानियां रखने की आवश्यकता है?
देखिए, जब भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, मनी ट्रांसफ़र के लिए ऑथेंटिकेटेड होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, आपका आधार कार्ड लिंक है उससे, आपका फ़ोन अकाउंट लिंक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी इंटरनेट जैसे फ़ोन नंबर के साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं। तो आप ये देखिए कि आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन कौन से प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं जो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, तो आपके पास 100% चांसेस है कि फ्रॉड होंगे ही होंगे। तो OTP जैसी चीज़ है जो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है, OTP जैसी चीज़ ना दीजिए। वन टाइम पासवर्ड जिसे कहते हैं, पिन है जैसे, वो ना शेयर करिए अपने। और जो हमेशा जो पासवर्ड होते हैं, इजी पासवर्ड मत रखिए, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखिए जो इजीली गैस ना हो पाए। अपनी कहते हैं ना कि अपनी डेट ऑफ बर्थ मत रखिए, अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रखिए, अपनी एनिवर्सरी की डेट मत रखिए। कैजुअली लोग 1 2 3 करते हैं, ये 1 2 3 की चीजें रख देते हैं। कभी कभार ना ये होता है, क्योंकि आप आजकल ना हर एक चीज में पासवर्ड है और ये सारे पासवर्ड याद करने बहुत मुश्किल है, तो हम लोग इजी वे समझते हैं। पर जो लोग हमारे साथ क्रिमिनल एक्टिविटी करना चाहते हैं वो भी तो है ना साथ में, तो उनके साथ बचा कैसे जाए। तो आजकल अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कोशिश करिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, आपका फ़ोन सबसे बड़ा, मुझे लगता है सबसे डेंजरस चीज़ है। अगर आपका फ़ोन है, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो वो सबसे डेंजरस चीज़ है। तो उस डेंजरस चीज़ से थोड़ा सा ज़्यादा पास मत रहिए, ज़्यादा रील्स मत देखिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, ज़्यादा फोटोग्राफ्स मत शेयर करिए और ज़्यादा वीडियोज़ तो बिल्कुल ना करिए। ज़्यादा यूज़ ना करें, ये दिव्या जी का कहना है। और यूज़ करें तो सावधानी से करें, सतर्कता से करें, क्योंकि आपकी सतर्कता और सावधानी ही आपका बचाव है आज की दुनिया में। आपका फ़ोन जो आपके हाथ में है वो आपको इंटरनेट की दुनिया से जोड़ता है और इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। ये कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरह से आप सोशल मीडिया की दुनिया में ओपन है। आपको अपनी सावधानी, अपनी सतर्कता बरतते हुए ही अपनी सुरक्षा करनी है। आगे बढ़ते हैं दिव्या जी। कुछ इस तरीके के सवाल हमारे कमेंट्स के जरिए भी हमें बॉक्स में मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में, जिसमें ये होता है कि कई सारी महिलाएं इस तरीके की केसेस की बात करती हैं कि कोई फेक प्रोफाइल बनाता है और उनको परेशान करता है, उनकी आईडी से कहीं पैसे मांग लिए जाते हैं, उनकी तस्वीरें शेयर कर दी जाती हैं। इस तरीके की अगर मामले सामने आते हैं या कोई महिला इस तरीके की चीज़ का शिकार हो जाती है, तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब आप इंटरनेट, जैसे एक ही चीज़ है कि जब इंटरनेट पे आप आ गए हैं, जैसे होता है ना कि साइबर बुलिंग, बहुत एक लोगों को ना अभद्र भाषा यूज़ करने का बहुत मज़ा आता है। लगता है तो ना कि लड़कियों के साथ कुछ भी बोलने के लिए और कुछ भी लिखने के लिए, ट्विटर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लगता है कि कुछ भी लिख देंगे। एक कहते हैं ना कि बोलना बहुत ज़रूरी है, पर बोलना समझ के बोलना बहुत ज़रूरी है। फिल्टर अपने मुंह पे मत लगाइए, फिल्टर अपनी ज़बान पे लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किस तरीके की भाषा यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं, तो ये आप, और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो उसको ये देखिए कि किस तरीके से आपका बच्चा, क्योंकि दो ही चीज़ सबसे वनरेबल लगती है हमें साइबर क्राइम की दुनिया में। एक तो लगती है कि औरतें जो घर में बैठी हुई हैं, औरतें जो यूज़ कर रही हैं, और बहुत अच्छा है कि वो अगर घर में यूज़ कर रही हैं, टेक्नोलॉजी के करीब आ रही हैं, तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करी जाए ये उनको पता होना चाहिए। साथ में जो आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे, टीनेजर्स, क्योंकि कोरोना के टाइम के बाद हमने उनके हाथ में फ़ोन तो दे दिया, पर ये नहीं बताया कि फ़ोन पे क्या देखें, क्या ना देखें, क्योंकि आप एक क्लिक से कुछ भी सेंड कर रहे हैं और कुछ भी देख रहे हैं, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है। और बहुत सारे तमाम तरह के केसेस आते हैं जब मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो गई है। मेंटल हेल्थ से ज़्यादा आपकी, जैसे कहते हैं ना, डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी औरत की डिग्निटी, उसको बनाए रखना बहुत अच्छी चीज़ है। और उस तरीके से आप अपने फ़ोटोग्राफ का भी बहुत इस्तेमाल करिए कि किस तरीके के फ़ोटोग्राफ आप किसको भेज रहे हैं, क्योंकि आप फोटोग्राफ भेज तो देंगे, उसके बाद आप परेशान होंगे और उसके बाद वो आपको ब्लैकमेल करेगा, फिर साइबर स्टॉकिंग होगी, फिर साइबर बुलिंग होगी। ये एक निरंतर, एक एंडलेस लूप है। इसके अंदर जब एक बार आप फंस गए तो उसमें निकलने का कोई भी वो नहीं है, कोई भी। और इतना आसान भी नहीं होता, जैसा कि दिव्या जी भी कह रही हैं कि आप अपनी सुरक्षा अगर पहले ही कर लें तो बाद की जो परेशानी होगी उससे बच जाएंगे, क्योंकि इन्हें ट्रैक करना भी बड़ा मुश्किल होता है। इनको अगर आपने पुलिस में इनकी रिपोर्ट भी कर दी तो उनकी ट्रैकिंग बहुत मुश्किल होती है। अगर मैं ठीक हूं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ही सबसे इस प्लेटफॉर्म में मैं बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ बहुत टाइम चुप रह जाती हैं, और चुप रहने के बाद उनके साथ क्या होता है कि जो भी आसपास के लोग हैं उस वनरेबिलिटी का फ़ायदा उठाती हैं। तो जब भी आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है ना, कम से कम अपने आसपास के लोगों से बात करिए, अपने बड़ों से बात करिए, अपने माँ बाप से बात करिए, क्योंकि हम डरते हैं।
क्योंकि माँ बाप जो है ना वो आपको सिर्फ डांटेंगे, पर दूसरे लोग तो आपके साथ बहुत बड़ा आपकी ना कहते हैं ना कि आपकी चीज़ों को इस तरीके से यूज़ करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, फायदा उठा ले जाएंगे तो आप, जो आप दूसरों के लिए ना हमेशा एक जैसे कहते हैं ना कि कभी भी इंफॉर्मेशन बच्चों के साथ, कम से कम बच्चों के साथ तो वो तालमेल रखिए कि बच्चे अगर कुछ बुरा हो गया तो कम से कम आपसे बता सकें, क्योंकि महिलाओं के लिए तो ये चीज़ है कि एक टाइम के बाद वो सोचती है कि घर में इसकी कहते हैं ना कि कोई क्या सोचेगा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो सामने आती है कोई क्या सोचेगा। मुझे लगता है कोई क्या सोचेगा उससे बड़ी सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे, मुझे लगता है कि टीनेजर जो आज की जो पीढ़ी होती जा रही है ना, जिसे कहते हैं ना जेन ज़ी जनरेशन, इनके पास सब कुछ तो है, इनके पास सब कुछ तो है, पर मेंटल हेल्थ नहीं है। और ये इतने वनरेबल स्टेट में ना, मुझे कभी कभार डर लगता है बच्चों से बात करते हुए कि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इनकी लाइफ की प्रॉब्लम कितनी सारी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास है, उनको पता नहीं चल रहा कि किसको देखें और किसको ना देखें। दिमाग की हार्ड डिस्क में मोबाइल फोन्स और इंटरनेट की दुनिया ने इतना कुछ दे दिया है कि जैसा कि मैम भी कह रही हैं कि जो जेनजी किड्स हैं उनके लिए भी बहुत सारी परेशानियां दिखाई पड़ती हैं। एक बात जो दिव्या जी ने बहुत मतलब बहुत बारीकी से कही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके बच्चों से, आपके परिवार के सदस्यों से इतनी होनी चाहिए कि अगर आप इस तरीके के फ्रॉड में फंस जाते हैं तो आप तक कोई आपका साथी हो, आपके मदद करने के लिए कोई हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे आप पेरेंट्स हों और आपका बच्चा अगर इस तरीके की चीज़ों में फंस गया हो, तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो परिवार की नरिशिंग है उसको भी प्रॉपर किया जाए। मैं अगर ठीक हूँ जी बिल्कुल, आपका कोई फ़ायदा ना उठाए, क्योंकि इस समय पे ये होता है कि एक तो फ्रॉड हो गया, साथ में आपने अगर फ्रॉड को दबाए रखा ना तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो बोलने की जो कहते हैं ना कि बोलने की आज़ादी वहाँ होनी चाहिए कि जहाँ पे बोलने का यूज़ होना चाहिए कि मेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो मुझे बोलना है, क्योंकि मेरी डिग्निटी मेरे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे अपने घर वालों से बात करनी चाहिए कि ये मेरे साथ हो गया है। इसलिए इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत से ज़्यादा मुझे लगता है कि सोसाइटी में भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप उसको ना एक उस तरीके से देखिए कि हो जाता है, अब आगे मूव ऑन करते हैं, उस चीज़ को बढ़ाइए मत, क्योंकि वायरल करने से ना ये इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम चीज़ें ना वायरल करने में विश्वास रखते हैं, पर आप किस चीज़ को वायरल कर रहे हैं इसका देखिए कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। सावधानी, सतर्कता ही आपका बचाव है। पूरे जो बात का लब्बो-लुआब है, जो जिस्त है, वो यही कहता है कि आप साइबर फ्रॉड से तभी बच सकते हैं जब आप खुद सतर्क हों। एक चीज़ मैं भी समझना चाह रही थी दिव्या मैम कि अगर साइबर पुलिस के पास हम जाते हैं या हम रिपोर्ट रजिस्टर कराते हैं, तो क्या सच में वो जो प्रोसेस है या जो साइबर अपराधी है वो पकड़ा जाता है, इतना आसान होता है, यानी पुलिस उतनी मदद करती है? ये मैं अपने लिए भी ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में भी आते हैं। देखिए, पुलिस मदद करती है, पर पुलिस मदद करती है तब जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। आप आधे टाइम तो इन्फॉर्मेशन खुद ही हाइड कर देते हैं। आपने कब किससे बात करी, आपने कब किस जगह पे कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर करी, आपका बच्चा, आपको पता ही नहीं कि इस टाइम पे रात को क्या देख रहा है, तो आधी चीज़ें तो उनको ही नहीं पता होती, तो वो किस तरीके की जांच करेंगे? क्योंकि अब इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जब आधी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको पता नहीं है, क्योंकि साइबर क्राइम के बहुत सारे पोर्टल खड़े हो गए हैं, सारे पोर्टल आ गए हैं जहाँ पर भारत सरकार बहुत तरीके से काम कर रही है किस तरीके के फ्रॉड ना हो, पर इन्फॉर्मेशन हमारे पास पूरी तरीके से आती ही नहीं है। क्योंकि आपको ये लगता है कि जब इंटरनेट पे आप बात करते हैं किसी से भी, आपको कोई देख नहीं रहा, पर आपको हज़ार करोड़ों लोग देख रहे हैं जब आप इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, और कोई ट्रांसपेरेंट माध्यम नहीं है कि आपने किसी स्ट्रेंजर से बात करी, आप भूल गए, नहीं, वो स्ट्रेंजर आपकी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है और वो आपकी इन्फॉर्मेशन किसी गलत तरीके से यूज़ करे इस ताक में बैठा हुआ है। इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी खोता नहीं है, सब तैरता रहता है। जैसा कि दिव्या मैम कह रही हैं कि आपकी सावधानी ही आपकी सतर्कता है और सतर्कता ही आपका बचाव है। अब कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में चलते हैं दिव्या मैम। कुछ कॉलर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपनी परेशानी हमसे साझा की है और बहुत सारे सवाल भी हमसे पूछे हैं। हमारे एक कॉलर हैं नंदिनी, जो कि नोएडा से हैं। वो कहती हैं कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था और ठगों ने मेरे नाम से कुछ लोगों से पैसे मांगे थे, अब मुझे क्या करना चाहिए?
देखिए, जब भी आपके साथ इस तरीके का कुछ फ्रॉड हो ना, कभी जैसे आपके नाम का, आपकी मॉर्फिंग हो, या आपके नाम को यूज़ करा जा रहा है, या आप किसी तरीके से नेगेटिवली आपको पोर्ट्रे करा जा रहा है, तो जिन लोगों का आप एक पब्लिकली प्रोफाइल डालिए कि ये मेरे नाम को मिसयूज़ करा जा रहा है, और साथ में जिस भी पोर्टल में, चाहे इंस्टाग्राम पे चाहे फेसबुक पे, रिपोर्ट करिए। और साथ में आप साइबर सेल में भी जाके रिपोर्ट करिए कि मेरी प्रोफाइल के साथ इस तरीके से यूज़ करा जा रहा है, इस तरीके से इस पर इंफॉर्मेशन शेयर करी जा रही है, लोगों को इस तरीके से बातें करी जा रही है। तो ये तीनों तरह की चीज़ें हैं कि आपकी अगर फोटोग्राफ यूज़ हो रही है, या आपके साथ कोई पैसे मांग रहा है, या आपकी मॉर्फिंग हो रही है, तीनों एक तरीके से चीज़ें आती हैं। और जो भी पोर्टल आप यूज़ कर रहे हैं, उस पोर्टल पे आप रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, उस पर रिपोर्ट करिए, और साथ में साइबर क्राइम सेल पे भी रिपोर्ट करिए। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है नंदिनी कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। हमारी दूसरी कॉलर है, हमारी दर्शक हैं आकांक्षा, जो कि महाराष्ट्र के नासिक से हैं। वो पूछती हैं कि मेरी दोस्त को एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर एक लड़के ने फेक रोमांस स्कैम में फंसा लिया। अब उसके बाद वो पैसे मांग रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। अब वो क्या करें? देखिए, ये जब अगर पैसा मांग रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपने तो शेयर करी होगी। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ ना कि कभी भी आप जब भी इंटरनेट का यूज़ करिए, बहुत सोच समझ के करिए, क्योंकि घर में चोरी होती है तो पकड़ी जाएगी, इंटरनेट पर चोरी होगी तो पकड़ी नहीं जाएगी। कौन कहाँ से बैठ के कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ वायरल कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप से बात करिए किस चीज़ पे ब्लैकमेल कर रहा है, और साथ में उस फ्रॉड का आपको साथ वाले जो भी आपका पुलिस स्टेशन लगता है, उस पुलिस स्टेशन पर अगर पैसा मांग रहा है तो उसमें डिफरेंट तरह की धाराएं लगती हैं, और अगर साइबर क्राइम है तो साइबर क्राइम में भी लगेंगी। तो बहुत तरह की दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो साथ में आप ये समझिए कि किस तरीके का आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। अगर आपका अकाउंट पे है तो अकाउंट पे ज़रूर रिपोर्ट करिए। ये तो पहली चीज़ है कि जब भी आपने अकाउंट पे कुछ भी हुआ है, कुछ भी पोर्टल पे कुछ हुआ है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या स्नैपचैट है, कुछ भी हुआ, तो आपने जाकर वहाँ पर आपने रिपोर्ट करना है कि मेरी प्रोफाइल के साथ ये छेड़खानी हुई है, मेरी प्रोफाइल में इस तरीके से मिसयूज़ हुआ है, या मुझसे कोई पैसे मांग रहा है। और अगर आपने उस पर इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया, अपना वीडियो शेयर कर दिया, अपना जैसे कहते हैं ना फोटोग्राफ शेयर कर दिया, तो बहुत सतर्कता बरतती है कि आपने जो इंटरनेट पे शेयर करा है वो वापस तो आने वाला नहीं है। पर इसलिए अपने माँ बाप से बात करिए कि मुझसे ये गलती हो गई है, अब मैं आगे नहीं करूँगी ये चीज़ें, क्योंकि एक बार तो चीज़ें शेयर हो गई, वो दोबारा तो वापस आएंगी नहीं। ये इंटरनेट का काला सच है। आकांक्षा, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाइए, अपने परिवार से बात करिए और इस समस्या को उनको ज़रूर बताइए। आपके और बहुत सारे सवाल होंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप कभी भी इस तरह से सवाल भी कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई जिज्ञासा है किसी विषय को जानने के लिए तो वो भी आप बता सकते हैं। साइबर फ्रॉड लगातार महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। साइबर फ्रॉड लगातार आपके फ़ोन, मोबाइल, इंटरनेट की दुनिया से जुड़े रहने की वजह से भी आपको शिकार बना रहा है। आपको सिर्फ सतर्क रहना है। साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए महिलाओं के पास किस तरह के विकल्प हैं? वैसे तो दिव्या जी ने बहुत सारे टिप्स बता दिए हैं आपको, लेकिन कुछ ऐसे विकल्प हैं, कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जिन पर कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं, जिनकी की आप मदद ले सकते हैं। वो फटाफट आपको बता देते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल www.cybercrime.gov.in, ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन जो है ये साइट है। आप इस पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैम ने भी कहा था कि 1930 वो नंबर है जहां पर आप अपनी परेशानी साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की साइबर हेल्प डेस्क भी है। अगर जिस तरीके से दिव्या मैम भी कह रही थी कि अगर आप डेटिंग एप्स या कुछ वीडियोस या इस तरीके की चीज़ों से जूझ रहे हैं कि आपको धमकियां दी जा रही हैं, आपके वीडियो शेयर करने की बात कही जा रही है, तो आप NCW की भी हेल्प डेस्क पर जा सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जिनके सवाल हैं, आइए उन पर भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। एक्सपर्ट्स के सवाल कुछ ऐसे हैं कि सरकार की पहल असरदार क्यों नहीं हो पा रही है? दिव्या जी, मैं चाहूंगी कि फटाफट आप इसका भी जवाब दे दें कि इतनी अवेयरनेस है, इतनी जागरूकता है, इतनी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, उसके बावजूद भी लोग फंस जा रहे हैं। देखिए, ओरिएंटेशन की कमी है। जो ये इंटरनेट का माहौल आया या कैशलेस पॉलिसी आई, या जैसे कि ना कि
फेसबुक यूज़ करना शुरू कर दिया, हमने रील्स बनानी शुरू कर दी। उससे पहले क्या था, उससे पहले कोरोना आया था, उससे पहले कोरोना से पहले हमारी ओरिएंटेशन नहीं हुई। तो किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, पर टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ करना है ये भी बताना आना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने बहुत जगह पोर्टल स्टार्ट करे हैं जहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन कब देनी है, किस तरीके से आपने इंटरनेट पे सावधानियां बरतनी है, ये हमेशा जारी की जाती है। इस तरीके से एडवाइजरी जारी करी जाती है। तो वो ज़रूरत से ज़्यादा आप कभी भी ना, जैसे कहते हैं ना, वीडियो वायरल कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको वायरल करनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस इज़ द ओनली क्योर। और आपको जब जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएंगे, जितनी ज़्यादा अवेयरनेस अपने बच्चों के साथ शेयर करेंगे, अपने, और मुझे लगता है कि सीनियर सिटीज़न के साथ भी शेयर करेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रॉड सबसे ज़्यादा वनरेबल जगह पे होते हैं। एक तो महिलाएं हो गई, साथ में बच्चे हो गए, और सीनियर सिटीजन बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं मैम, जैसा कि मैंने भी आपसे पूछा था कि क्या जब हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं तो उसके बाद एक्शन होता है, और अगर होता है तो इतना धीमा क्यों? एक्शन इसलिए धीमा होता है क्योंकि मल्टीपल जगह हैं जहाँ पे आपको रिपोर्ट कराना है, और वो इमीडिएट है। क्योंकि आपने एक बात तो सुनी होगी ना, इंटरनेट में सब कुछ फास्ट होता है, सब कुछ वायरल होता है। अगर आपका पैसा चला गया है तो आपको नहीं पता ना वो कहाँ पे बैठा है और किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हुआ है, किस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, वो कहाँ पे चली गई है। तो फ्रॉड तो हुआ, सपोज़ करो अमेरिका में हुआ, या बंगाल में हुआ, या बिहार के अंदर हुआ, आप दिल्ली में बैठे हुए, तो इसीलिए ट्रैकिंग करने में बहुत टाइम लगता है। इन्फॉर्मेशन या तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, कई बार होता है कि जब इन्फॉर्मेशन आपके साथ ना, जब आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो टाइम बहुत जल्दी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, तो जल्दी चीज़ों के चक्कर में आपको ट्रैकिंग करने में बहुत टाइम लगता है। सपोज करिए कि घर में एक छोटी सी चोरी हुई, उसके लिए एफआईआर लिखवाने से लेकर, एफआईआर में दर्ज होने से लेकर, उस इन्फॉर्मेशन में लेने, जैसे होता है ना, पुलिस वाला आपके घर आता है, वो कितना टाइम लगता है। ये तो वायरल हो रही है ना चीज़ें, आपके पास क्या सामान था, कैसा था, वो प्रोसेस ही बहुत लंबा, ये बहुत लंबा है, और एक स्प्लिट सेकंड के साथ ही सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो वही मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि आप सावधानियां बरतें, बहुत अपने आप को सतर्क रहना और अपने आप को जिम्मेदार बनाना बहुत ज़रूरी है इस इंटरनेट की दुनिया में। इस इंटरनेट की दुनिया में आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। जी बिल्कुल। महिलाओं को लेकर दिव्या जी, आप पहले भी ये बात कह रही थी कि लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। उन 4 लोगों को दरकिनार करके महिलाएं अगर इस तरीके के साइबर क्राइम्स के रिपोर्ट लिखवाती हैं, उसके बावजूद भी चूंकि थोड़ा सा लेट कार्रवाई होती है, इसलिए भी शायद वो झिझकती हैं। आप इसको कैसे देखती हैं? क्यों महिलाएं बात खुलकर नहीं कह पाती या रिपोर्ट करने में थोड़ा सा झिझक महसूस करती हैं? वही ना, बेसिकली लड़कियों को कहा जाता है कम बोलो, कम बात करो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दो, ज़रूर से ज़्यादा मत बताओ। तो ये जो होता है ना कि हमको मशीन से बात करने की आदत हो गई है। मशीन ना हमको जज नहीं करती और हमको कुछ भी ना, हम उससे बात कर सकते हैं, पर ये दूसरा इंसान जो मशीन के पीछे बैठा हुआ है ना, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से शेयर कर रहा है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और साथ में ना कि जब भी कुछ क्राइम हो गया, तो बहुत सारा क्राइम तो इस तरीके से होता है कि आपके फ़ोटोग्राफ से लेके आपने कुछ ना फ़ोटोग्राफ शेयर कर दी, कुछ ऐसी फ़ोटोग्राफ जो किसी को नहीं दिखनी चाहिए, आपके घर वालों से आप उस बात को बता नहीं पा रहे, और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ चली गई है और किस तरीके से वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए औरतें हमेशा पीछे रह जाती हैं इस चीज़ में। तो मुझे लगता है कि जब भी कुछ ऐसा हुआ है तो कम से कम अपने घर वालों से तो बात करिए कि मेरे साथ ये चीज़ हो गई है, मम्मी पापा जो भी हैं आपके घर में, जो भी बड़े हैं, उनसे बात करिए। या अपने जो भी आपका स्पाउस है, अगर आप डेटिंग ऐप में भी हैं ना, डेटिंग ऐप में कर रहे हैं, लोगों का आजकल मुझे लगता है कि अभी हमें मॉरल साइंस पढ़ाने की दोबारा से ज़रूरत है कि जहाँ पे ना ये बताया जाए कि ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन किससे कितनी बात करें और कितनी ना करें, और कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और किस तरीके का फोटोग्राफ शेयर करें। बिल्कुल। साइबर अपराध पर जो चर्चा है, वो दिव्या जी जिस तरीके से पॉइंट्स बता रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि समय कब गुजरता चला गया। आखिरी सवाल दिव्या जी आपसे कि क्या आप महसूस करती हैं बतौर एक्सपर्ट कि एक कानून, मजबूत ठोस सजा के प्रावधान वाले कानून की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि अब ना मुझे लगता है कि जैसे एआई आ गया है ना, एआई आने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका फ़ोटोग्राफ किसके साथ है और उस फोटोग्राफ में क्या कर रहे हो, उसकी कमांड दे के भी आ जाता है। उस तरीके की कमांड से भी आपका मॉर्फ हो जाता है, उस तरीके की फ़ोटोग्राफ का भी कि आपका वीडियो बन गया, वीडियो होके वायरल हो गया, आपके घर आप उससे परेशान हो गए कि ये तो वीडियो मेरा है भी नहीं, एआई के थ्रू वो बन गया, वायरल हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है,
और एआई ने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया चीज़ें, क्योंकि आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो सकती है। मेरी वॉइस बना के भी आपको फ़ोन करा जा सकता है कि आपके मम्मी पापा जिस तरीके के क्राइम पीछे आ रहे थे कि आपका वॉइस करके ना कि आपके पापा ने आपको फ़ोन किया है, उसमें ये बोला है कि पापा बेटा मेरे को ज़रूरत है पैसे की, मुझे पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, या आपकी मदर का फ़ोन आ रहा है, आपकी बीवी का फ़ोन आ रहा है, तो वो वॉइस क्लोनिंग भी हो जाती है। आपकी फेस क्लोनिंग के साथ वॉइस क्लोनिंग भी हो जाती है। और आप दो लोग बैठे हुए हैं, दो लोग बैठ के कौन सी एक्ट में हो सकते हैं, ये भी एआई कर सकता है। तो ये बहुत डेंजरस है। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि आपको उसकी ऑथेंटिसिटी किस तरीके से देखनी है कि ये सही भी है या नहीं है, कि फोटोग्राफ उसी का है या किसी और का है। क्योंकि क्राइम में अभी बहुत सारी चीज़ें इजाफा होता जा रहा है और साथ में लग रहा है कि हमें कानून को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि साइबर क्राइम वाले क्रिमिनल्स तो बहुत सारे क्राइम कर रहे हैं, हमारे पास प्रिवेंशन के लिए लॉज नहीं है। तो लॉज के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो जब तक ये लॉज नहीं बनते, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपके बचाव का एक तरीके से कह लीजिए कि हथियार है कि आप अगर अवेयर हैं, जागरूक हैं, सतर्क हैं, तभी आप इंटरनेट के इस फ्रॉड वाली दुनिया से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया दिव्या जी, इतने सारे टिप्स आपने हम तक पहुंचाए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि हमारी जो महिला दर्शक हैं खासतौर से अवेयर होंगी और ये जानेंगी कि कैसे उन्हें अपना बचाव करना है, क्योंकि आपका साथ इसमें बहुत ज़रूरी है, आपकी सतर्कता बहुत ज़रूरी है, आपकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद दिव्या जी। जाते जाते बोनस टिप्स आपके लिए, कैसे साइबर क्राइम से आप बच सकते हैं, फटाफट ये टिप्स देखिए। बहुत धन्यवाद आप सबका।